कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार बढ़ रही है आगे। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 300 बेड के आधुनिक कोविड हॉस्पिटल का किया लोकार्पण। कोविड के गंभीर मरीजों के लिए 35 वेंटिलेटर की होगी सुविधा उपलब्ध। कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार की सख्ती के बेहतर नतीजे आए सामने। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 83.53% पहुंचा। भारत कोविड से विश्व के सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में हुआ शामिल। हाथरस की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुपालन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष जांच दल एसआईटी का किया गठन। मुख्यमंत्री ने कहा, घटना के दोषियों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। विभिन्न प्रावधानों के तहत स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की दी जाएगी अनुमति। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को कोरोना महामारी से निपटने के लिए 300 बेड के बने आधुनिक कोविड L2 अस्पताल की सौगात दी है। बरेली के सिविल लाइंस इलाके में बने 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इस अस्पताल में कोविड के गंभीर मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर मंडल आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया कि कोविड हॉस्पिटल में L2 के मरीज को भर्ती किया जाएगा। कोविड हॉस्पिटल में 35 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। यहां पर कोविड के गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। इससे पहले निजी मेडिकल कॉलेज में ही कोविड के गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इस मौके पर कमिश्नर, डीएम, सीएमएस मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 300 शैय्या के चिकित्सालय का लोकार्पण किया है। इसके माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर L2 की सुविधा शुरू कर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ICU की व्यवस्था है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कोविड के लिए, जिसमें HFNC, वेंटिलेटर, बाईपैप, सभी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। जो आवश्यक मैन पावर है उसका भी इंतजाम कर लिया गया है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो अब हमारे पास L2 की फैसिलिटी जोड़ने से जो भी कोविड में के लक्षण युक्त जो रोगी हैं, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता है, उनको यहाँ पर इलाज किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 52,73,201 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 83.53% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.56% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। कोविड-19 की चुनौतियों को प्रदेश के मुखिया ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा। आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जिस प्रदेश की आबादी 23 करोड़ हो, जिस प्रदेश के अधिकतर लोग नौकरी के लिए बाहर रहते हों, कोरोना काल में उसको लेकर प्रधानमंत्री की चिंता उचित ही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन करके पूछा कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी अधिक चिंता है। यदि हम यहाँ असफल हुए तो पूरे देश में संक्रमण को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। 40 लाख से अधिक मजदूर उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से वापस आए। उन्हें काम और भोजन दोनों उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी। उत्तर प्रदेश ने इन जिम्मेदारियों के साथ उन तरीकों को भी अपनाया जिससे कोरोना का संक्रमण कम किया जा सके। मुझे याद है, जनता कर्फ्यू के दिन मेरे पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी, आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी और उपराष्ट्रपति जी का भी फोन आया 22 मार्च 2020 को। कहा कोविड-19 आ गया है देश में, यूपी से हमें चिंता है, कैसे होगा, इतनी बड़ी आबादी को कैसे बचा पाएंगे, क्या होगा, सबको चिंताएं थी। और आज
हर व्यक्ति गर्व के साथ कहता है कि यूपी का रिजल्ट सबसे बेहतर है, पॉजिटिविटी सबसे कम है, डेथ रेट सबसे कम है। जब कोरोना का दौर शुरू हुआ तो प्रदेश में इसकी एक भी जांच नहीं हो रही थी। आज हम 24 घंटे में 1,61,000 से अधिक जांच प्रदेश में कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच कर चुके हैं और प्रदेश देश में कोविड की जांच के मामले में नंबर 1 पर है। इस गति को प्रदेश सरकार लगातार बढ़ा रही है। संक्रमित लोगों से अधिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या है। यह दर अब उत्तर प्रदेश में 85.80 हो गई है। अब तक 3,42,415 संक्रमित लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश की क्षमता और ऊर्जा को दर्शाते हैं। हर चुनौती से निपटना उत्तर प्रदेश जानता है। अब तक कुल 3,42,415 संक्रमित व्यक्ति उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना वायरस से रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर 85.80 हो गया है। इस प्रकार विगत 12 दिनों में हमने देखा है कि प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में लगभग 25% की गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश ने आज 1 करोड़ टेस्ट का लैंडमार्क पार कर लिया है और अब तक कुल मिलाकर 1,98,896 टेस्ट किए जा चुके हैं। ये पहला राज्य है देश का जिसने 1 करोड़ टेस्ट की संख्या को पार किया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश इस चुनौती से निपटकर नए सिरे से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और कोविड के संक्रमण को भी पूरी तरह नियंत्रित करेगा। प्रदेश के हाथरस में हुई घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उनसे कठोरतम कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे और प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। यह जांच दल आगामी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित गतिविधियों को दोबारा खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो आज से अमल में आ जाएंगे और इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल खोलने को लेकर राहत दी गई है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर अब ज्यादा गतिविधियों को खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से 50% की क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी करेगा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्विमिंग पूल को खोलने की इजाजत भी दी गई है। इसके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस रीओपनिंग की प्रक्रिया के तहत दिशा निर्देशों के तहत स्कूलों, कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से फैसला करने की छूट दी गई है। इसके अलावा भारत से अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हालांकि सरकार द्वारा स्वीकृत कार्गो और यात्री उड़ानें जारी रहेंगी। सरकार द्वारा जारी ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री अब हवाई अड्डे पर ही कोविड-19 की जांच के लिए RT-PCR परीक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज ट्विटर के माध्यम से देश भर के छात्रों से जुड़कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये सवाल शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण सुधारों और इस नीति के क्रियान्वयन से जुड़े हैं। गौरतलब है कि देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इसमें स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव की बात कही गई है।
शिक्षा नीति की घोषणा के बाद से ही इसके क्रियान्वयन को लेकर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है और कई वेबिनार, वर्चुअल सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिक्षा मंत्री देश भर के छात्रों से संवाद कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनकी स्मृति, अंतर्दृष्टि और नीतिगत मामलों में समझदारी हमारे देश के लिए बड़ी संपत्ति है। वे कमजोरों की सेवा करने के लिए बेहद दयालु हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके गरिमामय व्यवहार ने इस पद की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। आपके मार्गदर्शन में देश सदैव ऐसे ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। विशेष जब भी छुट्टियों में अपने घर वाराणसी आते हैं तो फिट इंडिया की मुहिम को आगे तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही उसी ग्राउंड पर जहां खुद भी वे खेलना सीखा है, उन्होंने अपने से छोटे खिलाड़ियों को हुनर भी सिखाते हैं। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। यह है उदय प्रताप इंटर कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड और यह है विशेष भृगुवंशी, जो भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी। छुट्टियों में वाराणसी अपने घर होने पर इनकी सुबह इसी ग्राउंड पर बीतती है, जहां यह उभरते हुए खिलाड़ियों को बास्केटबॉल के हुनर सिखाते हैं और उन्हें यह भी बताते हैं कि किस तरह फिट इंडिया का भाग बनना है और लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। अगर यहाँ पे ऑल वेदर कोर्ट, इंडोर कोर्ट्स मिल जाएं अगर बच्चों को, तो आने वाले समय के भारत के न जाने कितने सितारे बनारस से निकलेंगे। लेकिन आधा घंटा अपने शरीर के ऊपर जरूर दें, क्योंकि आप फिट हैं तो देश फिट है। इस ग्राउंड पर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करके बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते हैं। ये उभरते खिलाड़ी अपने बीच इतने बड़े खिलाड़ी को पाकर उनसे मन लगाकर सीखते हैं और उन्हीं की तरह बनने का प्रयास भी करते हैं। वो एक हमारे लिए आइडियल रह चुके हैं और उनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है कि हम भी उनकी तरह बने, उनके जैसा खेले। यह ग्राउंड जहां अच्छे खिलाड़ी देने का काम कर रहा है, वहीं अनलॉक शुरू होने के बाद फिट इंडिया की मुहिम को भी बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने आंकलन वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने कहा है कि कोविड बीमारी की स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। आयकर विभाग ने 1 अप्रैल से 6 महीने की अवधि में 33,54,000 से अधिक करदाताओं को 1,18,300 करोड़ रुपए से ज्यादा रिफंड जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कुल रिफंड में से करीब 1,78,000 कॉर्पोरेट कर मामलों में 86,094 करोड़ रुपए की रिफंड जारी किए गए हैं। शेष 32,230 करोड़ रुपए 31,75,000 से अधिक अन्य मामलों में जारी किए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये महान व्यक्तित्व ही था कि उन्होंने भारतीय जनमानस को गहराई में उतरकर उसे समझा। भारत को सत्य, अहिंसा और शांति के अपने अनमोल वचनों से पिरोने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बंगाल से एक अलग ही नाता रहा और इसमें भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन के साथ उनका रिश्ता इतिहास में एक अलग ही स्थान रखता है। दरअसल जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो चार्ल्स फ्रीडर एंड्रयूज ने महात्मा गांधी के शांति निकेतन यात्रा का बंदोबस्त किया। हालांकि इस यात्रा के दरमियान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से महात्मा गांधी की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन गांधी जी ने अन्य सदस्यों से जरूर मुलाकात की। पहले बार मिल नहीं पाए, उस समय टैगोर कलकत्ता में आ गए थे और मार्च में जाकर, ये फरवरी का बात कर रहे हैं, फिर मार्च में जाकर उन्होंने फिर से कस्तूरबा जी अपना जो पत्नी है उनके साथ जाकर गुरुदेव के साथ शांति निकेतन में मिले। और गुरुदेव ये शब्द बार बार उन्होंने कभी रविंद्रनाथ या टैगोर ऐसा बताया नहीं, उन्होंने गुरुदेव ही कहते थे महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को। 19 फरवरी वो जब लौट रहे थे तो गुरुदेव ने उनको बोला कि आपका पास मैं
विश्व भारती के लिए सुरक्षा मांगता हूँ, ताकि मेरा ये जो काम है इसको एक स्थायित्व मिले। गांधी जी ने ये बात को रखा था और इसका परिणाम हुआ था कि भारतवर्ष का, स्वाधीन भारतवर्ष का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बना विश्व भारती। गांधी जी 6 मार्च 1915 को एक बार फिर विश्व भारती आए और पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात हुई। शांति निकेतन में हर साल 10 मार्च का दिन गांधी पुण्य के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सभी छात्र और शिक्षक पूरे परिसर में साफ सफाई का कार्य खुद करते हैं। केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने कहा है कि कृषि विधेयक सीधे किसानों के हित में है। इस विधेयक से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, फसलों के अच्छे और वाजिब दाम मिलेंगे। मुजफ्फरनगर में बलियान ने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ष बुआई से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। देश में अभी तक किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों में बेचनी पड़ती थी, दूसरे राज्यों या ई ट्रेंडिंग में फसल नहीं बेच सकते थे। इसलिए केंद्र सरकार ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 पारित किया है। इस नए कानून के बन जाने से फसल बेचने में सहूलियत मिलेगी। किसान कहीं भी अपनी कृषि उपज बेच सकेगा। इस अध्यादेश का मूल उद्देश्य एक देश एक कृषि बाजार की अवधारणा को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। बलियान ने कहा कि कृषि विधेयक किसी भी प्रकार से किसान के अहित में नहीं है। देखिए, किसानों को तो फायदा है। हो सकता है कुछ बिचौलियों को समस्या रही हो, कुछ राजनीतिक दल किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं इस अध्यादेश के मामले में। एमएसपी जारी रहेगी, मंडी भी रहेगी और मंडी के बाहर अलग व्यापार डेवलप होगा। किसान के खरीदार ज़्यादा होंगे माल के। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। कोल्ड स्टोरेज, पॉली हाउस और आप कह सकते हैं जो सिस्टम भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत होगा। आज़ादी के इतने साल बाद किसान आज़ाद हुआ है एपीएमसी से। जो किसान मंडी में बांध दिया गया था, जिसके अधिकार छीन लिए गए थे, अब मुजफ्फरनगर के किसान हरियाणा, पंजाब कहीं भी अपना प्रोड्यूस ले जा सकता है। पहले पाबंदियां थी। किसान को एक तरह से आज़ाद करने का अध्यादेश है। भारत सरकार द्वारा निःशुल्क खुरपका व मुंहपका टीकाकरण व पशुपालन रोग नियंत्रण अभियान का जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत आजमगढ़ जनपद के 9,38,000 दुधारू पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए चलाए जा रहे अन्य योजनाओं के बारे में पंपलेट व हैंडबिल के वितरण से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 45 दिनों तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। पशुओं के लिए सभी वैक्सीन आ गई हैं, जिसे टीकाकरण कर पशुओं को रोगमुक्त किया जा सके। ये कार्यक्रम वृहद स्तर पर चलाया जाएगा। एक विशेष अभियान चला है जिसमें कि हमारे जनपद का जो लक्ष्य है 9,38,000 टीकाकरण करने का है, जो 45 दिन में पूर्ण किया जाएगा। सभी वैक्सीन आ गई है और उसका काम आज से शुरू हो गया है। तो एक वृहद अभियान पूरे जनपद में चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी पशुओं को टीके लगाए जाएंगे, जिससे कि उनको सुरक्षित किया जा सके। गोरखपुर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को उनकी फसल का अच्छी कीमत पाने के लिए देश के किसी भी बाजार में बेचने के लिए छूट दे दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब छूट होगी। किसान अपनी फसलों को जिसे चाहें उसे उतने दामों पर बेच सकते हैं। विपक्षी दलों द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। खाद और प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो सकता है। रबी की फसल का फायदा भी किसानों को आने वाले समय में मिलेगा। किसानों के जीवन व्यापक बदलाव आएगा। उनको कानूनी बंधनों से मुक्त कर दिया गया है। जो मंडियों राज्य के बाहर ले जाए जाने पर जो रोक थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब अन्य लोगों को भी यह विकल्प दे दिया गया है कि वो चाहे तो किसान के सामान को खरीद सकते हैं। उनके ऊपर से भंडारण की जो सीमा थी उसको समाप्त, इसी एक्ट की जो पाबंदियां थी उसको समाप्त कर दिया गया है। कानून के भीतर इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि 3 दिन के भीतर किसान का जो खरीदारी होगा उसका पेमेंट किया जाएगा। किसान को उससे प्रोटेक्शन दिया गया है।
और एक तरीके से एक देश और एक बाजार, वह उसकी आज़ादी मिली हुई है, जिसके बारे में वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। तीसरी बात, कॉन्टेक्चुअल खेती के बारे में कहते हैं कि इससे जो है वो पूंजीपतियों का खेत पर अधिकार हो जाएगा। यह भी कोरा बकवास है। इसमें कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है कि किसान अपने खेत को लीज पर देगा, वो लीज पर नहीं दे सकेगा, न उसको बिक्री कर सकेगा। सिर्फ जो है वो फसल लगाए जाने के पहले जो फसल तैयार होगी उसका भाव तय करके खेती उसके माध्यम से की जा सकती है। जो इनपुट्स हैं वह इनपुट्स मुहैया किए जाने का एग्रीमेंट हो सकता है, किया जा सकता है, और उसको पूरी कानूनी बाध्यता, कानूनी जामा पहनाया गया है, जिसमें किसान के हितों को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। यदि कोई विवाद होगा तो आर्बिट्रेशन, एसडीएम आर्बिट्रेशन निर्धारित करेगा। शाहजहांपुर जिले में किसानों को धान का सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य दिलाए जाने को लेकर जनपद प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा करते हुए एजेंसियों के 131 क्रय केंद्रों के माध्यम से धान खरीद शुरू कर दी है। अब तक 15,700 किसानों ने धान के लिए पंजीकरण कराया है। वहीं प्रशासन ने छूटे हुए किसानों के पंजीकरण की हर सेंटर पर व्यवस्था ऑनलाइन भुगतान के साथ ही प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से किसान खुश हैं और सरकार की सराहना कर रहे हैं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि धान खरीद नीति के तहत किसानों को घोषित 1,868 समर्थन मूल्य दिलाए जाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सेंटर लगे हुए हैं, अच्छी व्यवस्था है सरकार की, बहुत ही सराहनीय है। मगर हम लोगों के धान में अभी नमी है, तो एक ट्राली धान आया था खेत से, तो नमी के कारण तो सेंटर पे नहीं लाए। बाकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। शासन तो अलर्ट है ही, पहले दिन से अलर्ट है, और व्यवस्था भी चाक चौबंद है सरकार की तरफ से। सारा सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, और बिचौलिए वाली समस्या ही नहीं है, क्योंकि किसान खुद सेंटर पे लाएगा, अपना तुलवाएगा। बिचौलिए से यहाँ मतलब क्या है। जनपद शाहजहांपुर में इस बार 133 क्रय केंद्र अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिए हैं। आज 1 अक्टूबर है, आज से खरीद भी हमारी प्रारंभ हो रही है। हम लोग इस समय रोजा मंडी में बैठे हैं। सारे केंद्रों पे बोरा, स्टाफ, उपकरण की सारी व्यवस्था कर दी गई है, और इस समय धान में जो नमी आ रहा है वो 20 से लेकर के 22 तक आ रहा है। इसके कारण आज अभी तक का कोई ढेरी पास नहीं हो पाया है। मंडी में नीलामी भी कराई जा रही है, और सारी व्यवस्था हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। जो धान खरीद नीति है उसके तहत जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है धान के लिए वो 1868 रुपया घोषित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और हमारे जनपद में 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि यहाँ अर्ली क्रॉप ली जाती है। यद्यपि अभी मॉइस्चर ज़्यादा है, लास्ट में कुछ बारिश वगैरह भी हुई है, तो इस वजह से मॉइस्चर ज़्यादा है। किसानों से मेरा अनुरोध है कि अपने मॉइस्चर को कंट्रोल करने के बाद, सुखाने के बाद ही धान खरीद केंद्रों में धान लेकर आएँ। अभी जनपद में 133 धान खरीद केंद्र संचालित किए गए हैं, और जरूरत पड़ने पर इनको और आगे हम घटा बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। बाराबंकी जिले की सबसे बड़ी भगर झील को पुनः अपने अस्तित्व में लाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया, जिनमें क्षेत्रीय विधायक शरद अवस्थी के साथ जिलाधिकारी आदर्श सिंह, एसपी अरविंद चतुर्वेदी, सीडीओ मेधा रूपम सहित कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान करते हुए आसपास के लोगों का हौसला बढ़ाया। जिले के सूरतगंज स्थित करीब 3.5 किलोमीटर लंबी व 250 मीटर चौड़ी भगहर झील में कभी पर्यटकों का हुजूम लगा करता था। देशी विदेशी पक्षियों की शरणगाह रही भगहर झील को पुनः अपने अस्तित्व में वापस लाने व सौंदर्यीकरण कर इको टूरिज्म बनाने के लिए जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने सभी विभागों को जल्द से जल्द कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आज शुरुआत की है सांकेतिक रूप से, जो इसमें जलकुंभी थी उसको हटाने का हम लोग श्रमदान के जरिए यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं उनकी मदद से किया जा रहा है, और इसमें कोशिश कर रहे हैं, सभी विभागों को यहाँ बुलाया गया है। पूरा इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी इस तरह के इकोसिस्टम में एक सूत्रीय तरीके से कार्य नहीं हो सकता। हर चीज़ देखनी होती है कि जो इनलेट है, आउटलेट है वो झील का वो प्रॉपर हो, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है उसको हटाया जाए। बाकी भी जो यहाँ पे अगर इसको हम एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कार्रवाई होनी है, तो एक लंबा प्रोग्राम है। लेकिन आज शुरुआत हुई है, शुरुआत बहुत सशक्त और अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे ही सही हम लोग इसको एक वापस एक स्वरूप में ले आएंगे, जिससे ये न केवल इस जनपद का बल्कि आसपास के लिए भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। जो कार्य योजना बनाई गई है उसके आधार पर आगे काम किया जाएगा। इसको पर्यटन के रूप में हम लोग विकसित करने का पूरा प्रयास करेंगे,
और हमारी सरकार की भी इच्छा कि पर्यटन के रूप में नए नए क्षेत्र जो है आगे आए, जिससे नौजवानों को, बेरोजगार जो लोग उनको जोड़ा जा सके। एसपी साहब एक अभियान चला रहे हैं। मिर्जापुर नेशनल बम्बू मिशन योजना के अंतर्गत मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना। इस योजना के अंतर्गत 9 लाख रुपए से बनाया गया बम्बू सेंटर नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में गरीब तबके के महिलाएं व पुरुष अपने बांस से बने हुए प्रोडक्ट को यहां लाकर और बेहतर बनाएंगे। नक्सल क्षेत्र के पिछड़ी जाति के आदिवासी बांस से डोलची और अन्य सामग्री बनाने वाले जाति के लोग यहां अपना बांस लेकर आएंगे और उसको काटने छीलने का काम एक ही छत के नीचे करेंगे, जिससे उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट में अच्छी फर्निशिंग आएगी और वो माल बाजारों में हाथों हाथ बिक जाएगा। इस बम्बू सेंटर में कई प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं जो इन कारीगरों की समय की बचत करेगा और सफाई बांस को सफाई से काटेगा। की लागत जो है ये 9 लाख रुपए है जो है, और बांस बाजार भी 9 लाख की लागत से ही तैयार किया गया है जो है, जिसका लोकार्पण कराया गया है। प्रदेश में ये 6 जनपदों में ये योजना लागू है, उसमें से मिर्जापुर जनपद भी एक है और ये सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले उद्घाटन मिर्जापुर में ही हुआ इसका जो है। कैसे फायदा मिलेगा? इसमें जो है बांस के जो कारीगर हैं जिनको अपना काम करने में, अपने उत्पादों को बनाने में जो है काफ़ी समय लगता था, अब उनको आधुनिक मशीनरी के द्वारा जो है इस पर काम करेंगे, उनका समय की बचत होगी और जो प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और इनको अच्छा उसका जो है बाजार में जो इसका रिटर्न भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें बढ़ते एक यह कदम है कि हमारे छोटे छोटे जो धनिकार जात के लोग जो लकड़ी के सामान बनाते हैं और लकड़ी के सामान वो हाथ से बनाते थे, फिनिशिंग करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन हमारी वन विभाग की तरफ से ये पूरी लकड़ी बांस का बर्तन बनाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें उनका समय भी कम बचेगा, उनको आराम भी होगा और बर्तन की फिनिशिंग भी अच्छी होगी। और हमारे जो लाभार्थी है, जो गरीब छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बहुत बड़ा एक उपक्रम है। नया कृषि कानून बनने के बाद एक देश एक बाजार के तहत किसानों को अपनी फसल कहीं भी किसी को भी जो ज्यादा दाम दे उसे बेचने की आजादी और सुविधा प्राप्त हुई है। किसान इस नए कानून का लाभ उठा रहे हैं। इस समय बासमती धान की 1599 किस्म खेतों में काटने को तैयार हैं। बासमती धान उत्पादक किसान हरदोई से करनाल के व्यापारी को ज्यादा दाम पर बेचने के लिए ट्रक से भेज रहे हैं। इस नए कृषि कानून के बनने के बाद किसानों को अपनी स्थानीय मंडी में ही बेचने की बाध्यता अब खत्म हो चुकी है। हरदोई के ग्राम नानकगंज ग्रंट के किसान जो हरियाणा के करनाल की मंडी में व्यापारी को अपने बासमती धान को बेचकर ज्यादा आमदनी पा रहे हैं। इसी के साथ हमारा यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।